नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के जनरल नॉलेज के प्रश्न पत्र 9 को। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पत्र 8 तक हम पहले ही हल कर चुके हैं। तो यदि आपने उस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ये मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों प्रश्न पत्र 9, यानी कि जो प्रीवियस ईयर या फिर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यूपी कांस्टेबल से संबंधित, उन तमाम प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? बताइए दोस्तों, आपका क्या जवाब होगा? जी हाँ दोस्तों, आपका जवाब हो जाएगा डी, यानी कि लंदन। जी हाँ दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन जो है वो लंदन में आयोजित किया गया था। और मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। और यदि हम पहले गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये कब हुआ था? यह 1930 में हुआ था। दूसरे की बात करें तो यह 1931। और यदि हम तीसरे की बात करें तो यह 1932 में आयोजित हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से लाल, पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका जवाब? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा क्या? गोपाल कृष्ण गोखले। आप लोगों ने इस नाम को सुना होगा, लाल बाल पाल। और ये जो लाल बाल पाल थे, ये सभी के सभी जो थे वो कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। यहाँ पे लाल का अर्थ हो जाता है लाला लाजपत राय, पाल का अर्थ हो जाता है बिपिन चंद्र पाल, और बाल का अर्थ हो जाता है बाल गंगाधर तिलक। ये सभी के सभी जो नेता थे ये बहुत फेमस थे और गरम दल के नेता के रूप में जाने जाते थे दोस्तों ये। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका जवाब? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा सी, यानी कि औरंगजेब। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था। आप लोगों को समझना होगा कि दोस्तों कि पहले मतलब जब इस्लामिक यह देश बना, भारत इस्लाम का यहाँ पे शासन स्थापित हुआ, तो उस समय भी जजिया कर लिया जाता था। लेकिन जब यदि मुग़ल बादशाहों की बात की जाए तो मुग़ल बादशाहों में अकबर का आपने नाम सुना होगा। अकबर के समय ये जो जजिया कर था वो हटा दिया गया था, यानी कि अकबर ने इस जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और लेकिन उसके बाद उसके जो और पुत्र हुए, जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, यह सभी तो उस जजिया नामक कर को हटाए रहे हैं। लेकिन औरंगजेब का जब शासन आता है तो इसने 1679 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों, 1679 ईस्वी में इसने पुनः जजिया कर लगा दिया। अब हम समझते हैं कि जजिया कर होता क्या है। जजिया कर मुख्य रूप से एक ऐसा कर होता है जो गैर मुस्लिमों को देना पड़ता था, यानी कि यह ऐसा कर होता है और जहाँ पे मतलब मान लीजिए कोई इस्लामिक स्टेट है, यानी कि जहाँ पे इस्लाम का जो है वह राज्य स्थापित है, वहाँ पे शासन इस्लाम धर्म का है, तो वहाँ पे ऐसे लोग जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं उनसे जजिया कर वसूला जाता है दोस्तों। तो यही जजिया कर था जिसने अकबर ने इसे हटाया था, और 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे पुनः स्थापित कर दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका जवाब? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका जवाब? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा डी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ने का कार्य किया था। और सबसे बड़ी बात है कि जो अशोक के जो शिलालेख में जो लिपि, जिस लिपि का प्रयोग किया गया था वो मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। और इसके पहले कोई इस लैंग्वेज को, मतलब जब ये चलता था, जब अशोक के समय के काल में लोग इस लैंग्वेज से परिचित थे, लेकिन बाद के समय में जब यह लैंग्वेज समाप्त हुआ तो धीरे धीरे लोग इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ पा रहे थे। और फिर जब जेम्स प्रिंसेप आते हैं और 1838 ईस्वी में 1838 ईस्वी में इस व्यक्ति ने, एक अंग्रेज़ था, इसने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, और इसलिए जो अशोक के शिलालेख थे उसे भी पढ़ने का कार्य इसने किया था दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। यहाँ पे हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ नगर दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे नहीं बसता है, यानी कि इसमें गलत दिया हुआ है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, यदि हम देखें तो यहाँ पे जो हड़प्पा नदी है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये हड़प्पा जो नामक शहर है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ये सही है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पे स्थित है, ये भी सही है। लेकिन जो लोथल है दोस्तों वो सतलज नदी के किनारे स्थित नहीं है। लोथल जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो यह भोगवा नदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों ये लोथल। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है और लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है। बताइए दोस्तों, कुछ नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध थे इन लोगों में। जी हाँ दोस्तों, आपका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो थे वह चित्रकला के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, भारत के हैं ये। और यदि हम परवीन सुल्ताना के बारे में बात करें तो परवीन सुल्ताना जो थी वह मुख्य रूप से एक गायिका थी। ये कौन थी? ये मुख्य रूप से एक गायिका थी। टी.एन. कृष्णन जो थे यह मुख्य रूप से देखा जाए तो यह एक वायलिन वादक थे। वायलिन आपको पता होगा कि एक संगीत निकालने वाला, धुन निकालने वाला एक यंत्र होता है, इसे बजाने का कार्य करते थे टी.एन. कृष्णन। राम किंकर जो थे वह मुख्य रूप से देखा जाए तो ये कौन थे? यह एक मूर्तिकार थे, यह एक मूर्तिकार थे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा डी, यानी कि लखनऊ। लखनऊ में दोस्तों चिकनकारी का प्रयोग किया जाता है। चिकनकारी मुख्य रूप से एक प्रकार की यह एक धागों के माध्यम से कपड़ों पे डिजाइन बनाने का कार्य किया जाता है और इसे हम चिकनकारी कहते हैं। और ये मुख्य रूप से देखा जाए तो लखनऊ में यह काफ़ी प्रसिद्ध है। लखनऊ में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे चिकन की बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जहाँ पे चिकनकारी की हुई कपड़े आप लोग को प्राप्त हो जाएंगे। मुख्य रूप से देखा जाए तो उसमें विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ या फिर जो सूट्स होते हैं या फिर जो कुर्ते होते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे अवस्थित हैं। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में जो है वह थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे अवस्थित है। दर्रे आप लोग को पता होगा या फिर घाटी आप लोग को पता होगा कि दो पहाड़ियों के बीच में ऐसा स्थान होता है जो मतलब थोड़ा सा नीचे स्थित होता है और मुख्य रूप से इसका जो प्रयोग होता है प्राचीन काल से ही मार्ग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और ये सभी के सभी जो घाटियाँ हैं, जो दर्रे अवस्थित हैं, वह पश्चिमी घाट में स्थित हैं। थाल घाट के बारे में यदि हम देखा जाए तो यह नासिक और मुंबई को जोड़ने का कार्य करता है। भोर घाट के बारे में बात करें तो यह मुंबई और पुणे को जोड़ता है। और पाल घाट के बारे में यदि बात करें तो यह कोच्चि और चेन्नई के मार्ग को बनाने का कार्य करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बी, यानी कि 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वह विश्व में 7वां स्थान रखता है, यानी कि 7वां बड़ा देश है। और इससे बड़े देशों की बात यदि हम करें तो सबसे बड़ा देश जो है वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो रूस हो जाएगा। और उससे छोटा जो हो जाएगा वो कनाडा हो जाएगा। इससे छोटा जो देश है वह यूएसए आप कह सकते हैं, यानी कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। और इससे छोटा जो होगा दोस्तों वो चीन हो जाएगा। और इससे छोटा जो है वो ब्राज़ील है। और फिर नंबर आता है ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया का, और ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर आता है 7वें नंबर पे भारत का दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब।
जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि संगमरमर। संगमरमर जो है दोस्तों वह एक प्रकार का कायांतरित चट्टान है। जैसा कि आपको पता है कि चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर धीरे धीरे संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, संगमरमर के पत्थरों में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे यदि हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान होता है दोस्तों, तो यह मुख्य रूप से देखा जाए तो यह अग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है। अग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है। सेल तो चट्टानों को कहा जाता है, मतलब चाहे आप सेल कहिए चाहे चट्टान की कहिए, दोनों बात एक ही है। बेसाल्ट जो है वह भी मुख्य रूप से देखा जाए तो ये भी जो है वह अग्नेय सेल या फिर अग्नेय चट्टान का ही एक रूप होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। यहाँ पे जलधारा दिया हुआ है और इसकी प्रकृति किस प्रकार की है इसके बारे में आपको बताना होगा दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा, चलिए हम देख लेते हैं। लैब्राडोर जो है वह ठंडी प्रकृति इसकी होती है, ये सही है, यानी कि लैब्राडोर जो जलधारा है वह ठंडी होती है। अगुलसाह जो है वह गर्म है, ये भी सही है। क्यूरोसियो जो है वह गर्म है, ये भी सही है। गल्फ स्ट्रीम जो है दोस्तों वह ठंडी धारा नहीं है, बल्कि ये जो है ये गर्म जलधारा है। और गर्म जलधारा का मतलब, अच्छा दोस्तों ये आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो इक्वेटर जो रेखा है, यानी कि जो विषुवत रेखा है, तो जो विषुवत रेखा है हमारे पृथ्वी पे जो बना हुआ है, विषुवत रेखा जो पृथ्वी को बीचों बीच विभाजित करती है, तो आप लोग को समझना होगा कि विषुवत रेखा से जो धाराएं चलती हैं पोल्स की तरफ, वो जो होती हैं दोस्तों वह गर्म जल धाराएँ होती हैं। और जो पोल्स की तरफ से जो विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं जो धाराएं, वो ठंडी जल धाराएँ होती हैं। तो हमें ये समझना होगा। और यदि हम देखें दोस्तों तो इसमें लैब्राडोर जो है मुख्य रूप से ये कहाँ का जलधारा है, किस समुद्र का जलधारा है? तो ये जो जलधारा है दोस्तों वह आर्कटिक महासागर का जलधारा है। अगुलसाह जो जलधारा है दोस्तों ये जो है वो हिंद महासागर का है। और क्यूरोसियो जो है वो मुख्य रूप से इसे देखा जाए तो ये कहाँ का है, ये प्रशांत महासागर का है। जो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है वो कहाँ का है, ये जो है वह अटलांटिक महासागर का है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा सी, यानी कि बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वो बृहस्पति है दोस्तों। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। शुक्र के बारे में देखा जाए तो इसके बारे में जो प्रश्न पूछता है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वो ये है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र ग्रह हो जाता है दोस्तों। शनि के बारे में ऐसा आता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ छल्ले बने होते हैं, तो उसका जो जवाब हो जाता है वह शनि होता है। और एकमात्र जीवन वाला जो ग्रह या फिर नीला ग्रह जिसे कहा जाता है वो कौन है, तो वो दोस्तों पृथ्वी हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इको मार्ग किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद किस प्रकार का है, किफ़ायती कीमत वाला है, या फिर पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है, या फिर नष्ट होने वाला नहीं है, या फिर अच्छी किस्म का। बताएं दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। यानी कि इको मार्क का जो उत्पादन होता है, यह मतलब जो जिस उत्पादन पर यह मार्क लग जाता है इको मार्क का, इसका मतलब ये होता है कि वह जो भी प्रोडक्ट है वह पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, यानी कि वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने का कार्य जो करेगी वो कौन करेगा, वह उत्तर दक्षिण गलियारा करती है दोस्तों। और यह सबसे लंबा मार्ग है भारत का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नाबार्ड है एक। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, नाबार्ड जो है वह क्या है, वह एक प्रकार का बैंक है। और इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और हिंदी में देखा जाए तो ये होता है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। नीली क्रांति के बारे में देखा जाए तो
मत्स्य पालन से संबंधित है, ये सही है। पीली क्रांति तिलहन यानी कि ऐसे फसल जो जिससे हम तेल निकालते हैं, जैसे कि सरसों हो गया और अलसी हो गया, सूर्यमुखी हो गया, यह सभी के सभी जो है वह पीली क्रांति के अंतर्गत आते हैं। भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक से संबंधित है। लाल क्रांति जो है वो गुलाब से संबंधित नहीं है, ये वाला यानी कि चौथा यानी कि डी गलत है दोस्तों। ये जो लाल क्रांति है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो संबंध रखती है वह टमाटर और मांस से रखती है दोस्तों। टमाटर और मांस से संबंधित जो उत्पादन होते हैं वह किसके तहत होते हैं, वो लाल क्रांति के तहत होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ए तथा बी दोनों, यानी कि मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है दोस्तों। मौसमी बेरोजगारी मतलब ये होता है कि जब कृषि का जो काम आता है, यानी कि जब कृषि जैसे मान लीजिए धान या गेहूँ के काटने का समय आया, फिर उन्हें जब बोने का समय आया, तो उस समय तो लोगों के पास काम होता है, लेकिन बाद में जब फसल तैयार होते हैं तो बीच के मौसम में जो लोग होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, और इस प्रकार से अदृश्य बेरोजगारी भी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों वह 1976 ईस्वी में हुआ था, और ये संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसे हम देखा जाए तो जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसको जानते हैं। 1976 में जो शासन था वह किसका था दोस्तों, तो 1976 में शासन था इंदिरा गांधी जी का, यानी कि हमारी प्रधानमंत्री जो थी वह इंदिरा गांधी थी। पहली बार ये प्रधानमंत्री 1966 से लेकर 1977 तक बनी थी। और यदि हम देखें 44वां संविधान संशोधन को, तो इसमें देखिए 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। किसमें, जो हमारा मुख्य रूप से देखा जाए तो जो भारतीय संविधान जो प्रारंभ होता है तो उसमें जो प्रस्तावना है उसमें यह सारे के सारे शब्द जो है वह जोड़ने का कार्य किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, तो यह 1978 ईस्वी में हुआ था, और 1977 ईस्वी में इंदिरा गांधी का शासन समाप्त हो गया था, और फिर 77 से जिसका शासन आया था वह मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई के समय में 44वां संविधान संशोधन यानी कि 1978 में किया गया था, और इसमें मुख्य रूप से देखा जाए जो बदलाव किए गए थे वह ये था कि संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया था और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। आप लोगों को पता है कि जो संपत्ति का अधिकार था वह लोगों का कैसा अधिकार था, वह मूलभूत अधिकार में आता था, जो कि संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत रखा गया था। 31 का मतलब ये हुआ कि लोगों के जो मौलिक अधिकार थे, यानी कि भाग 3 में आप लोगों को पता है कि भाग 3 में यदि हम देखें तो मुख्य रूप से अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की जो बात की गई है उसमें हम लोगों के मूलभूत अधिकार के बारे में बात करते हैं, और उसी में अनुच्छेद 31 भी शामिल था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो कि संपत्ति का अधिकार था उसे समाप्त करके अब उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था दोस्तों। 52वां संविधान संशोधन जो था वह मुख्य रूप से देखा जाए तो यह कब हुआ था, यह 1988 ईस्वी में हुआ था, 1988 ईस्वी में। और 1988 ईस्वी में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, वह राजीव गांधी थे दोस्तों। 1984 ईस्वी में जब इनकी हत्या कर दी जाती है इंदिरा गांधी की, तो उसके बाद शासन जो मिलता है यानी कि जो प्रधानमंत्री बनते हैं वह राजीव गांधी बनते हैं, और 1984, 85, 86, 87, 88 तक इनका शासनकाल रहता है, और फिर इनकी भी हत्या कर दी जाती है दोस्तों। और राजीव गांधी के समय में ही 52वां संविधान संशोधन किया गया था, और 52वां संविधान संशोधन जो मुख्य रूप से था ये दोस्तों ये होगा जो यहाँ पे 1988 नहीं होगा दोस्तों, यह 1985 होगा। यानी कि जो 52वां संविधान संशोधन किया गया था वो कब किया गया था,
1985 ईस्वी में 1984 में इनकी हत्या कर दी गई थी इंदिरा गांधी की, और उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं 1984 से लेके 1979 तक। और इसी समय 52वां संविधान संशोधन किया जाता है 1985 ईस्वी में, और इसमें दल बदल विरोधी कानून लाया जाता है दोस्तों। 108वां संविधान संशोधन जो था वो दोस्तों देखा जाए तो ये 1988 में लाया जाता है, यानी कि 1988 में यह लाया जाता है, और इस समय चुनाव होने वाले रहते हैं और राजीव गांधी का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला होता है। और 108वें संविधान संशोधन में यह परिवर्तन किया जाता है कि इसके पहले यानी कि 1988 से देखा जाए तो यानी कि 108वें संविधान संशोधन से पहले जो है वह वोट देने का अधिकार, यानी कि जो हम लोग चुनाव में जो वोट देते थे नेताओं को, उसकी जो उम्र सीमा थी वह 21 साल थी, यानी कि 21 साल या फिर उससे बड़े होंगे तभी आप चुनाव में भाग ले सकते थे या फिर आप वोट दे सकते थे। लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा उसे घटाकर 21 से 18 कर दिया गया, यानी कि वोट देने का जो उम्र हो गया वह 18 साल हो गया था। 108वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा राजीव गांधी की ही सरकार थी इसमें दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। या दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई है, यानी कि यहाँ पे भारत में जितने भी जो नागरिक हैं उनके लिए एक ही कानून लागू करने की बात की गई है। और यह किसका हिस्सा है? यह डीपीएसपी यानी कि राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत का ही हिस्सा है दोस्तों। यानी कि जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था तो वहाँ उस समय लोगों की इच्छा थी, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी इच्छा थी कि भविष्य में जो मुख्य रूप से देखा जाए तो विभिन्न धर्मों के लिए जो विभिन्न प्रकार के कानून काम कर रहे हैं वह भविष्य में समाप्त कर दिए जाएं, और संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए एक तरह के कानून, यानी कि जो सिविल कानून होते हैं वो एक तरह के कानून लगाए जाएं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा सी, यानी कि 12 व्यक्तियों को। अगला प्रश्न दोस्तों कि क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक निम्न में से कौन है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा डी, यानी कि अरविंद घोष। अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन नाम की पुस्तक लिखी है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गोबर गैस में मुख्यतः होता है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा सी, यानी कि मीथेन। मीथेन जो है मुख्य रूप से मुख्य घटक होता है गोबर गैस का, जो जलने का कार्य करता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा ए, यानी कि आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का जो है वह प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका कारण क्या है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, जो जवाब हो जाएगा ए, यानी कि सतही तनाव के कारण, जिसे हम पृष्ठ तनाव या फिर सरफेस टेंशन भी कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि कोई भी पदार्थ या फिर लिक्विड पदार्थ जो होता है वह उसके जो अणु होते हैं वह आपस में जुड़े रहना चाहते हैं, और इसी जुड़े रहने के प्रयास के कारण जो पानी होता है वह बिखरता नहीं है, इधर उधर नहीं जाता है, बल्कि वह बूंदों के रूप में हमें दिखाई देता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा ए, यानी कि नील हरित शैवाल का जो प्रयोग है दोस्तों वह जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है धान की फसल के लिए। और अगला प्रश्न दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा ए, यानी कि लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र जो है वह लखनऊ में स्थित है, और इसका जो निर्माण किया गया था वह 1900 कब किया गया था? 84 में किया गया था दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, 1981 इसका जवाब हो जाएगा। 1981 में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि धुरिया नृत्य किस क्षेत्र का है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि बुंदेलखंड। धुरिया जो लोक नृत्य है वह बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। और बुंदेलखंड में बहुत सारे लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं, जैसे कि सौरा हो गया, धुरिया हो गया, राई नृत्य हो गया, देवी पाई डंडा, ख्याल, कार्तिक नृत्य, राहुला, घोड़ा नृत्य। ये सभी के सभी कहाँ के नृत्य हैं? वह सभी के सभी जो है वह बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, यानी कि शोक मनाती है दीपावली के दिन पे? तो बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश की एक जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। और ये जो जनजाति है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो यह जो हमारा नेपाल बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर पे स्थित जो क्षेत्र हैं उस किनारे यह जनजाति यानी कि थारू जनजाति पाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का प्रावधान है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि धारा 23 में। धारा 23 में क्या कहा गया है? इसमें पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य को बताया गया है दोस्तों। धारा 21 में मुख्य रूप से देखा जाए तो यह ग्राम पुलिस अधिकारी के बारे में बात करता है। धारा 22 के बारे में बात करें तो यह प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य रूप में रहेंगे और जिसे किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो पुलिस अधिकारी होंगे वो हमेशा अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, और यदि किसी भी क्षेत्र में किसी भी भाग में उन्हें नियोजित किया जाता है, यानी कि कार्य के लिए भेजा जाता है, ड्यूटी के लिए भेजा जाता है, तो उसके लिए मना नहीं करेंगे। वो उनका कर्तव्य होगा कि वो अपनी ड्यूटी को निभाएं। धारा 24 जो है मुख्य रूप से वही है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस जो है वह सूचना दे सकती है किसी प्रकार की घटना की, या फिर किसी अपराधी को ले जाकर उनके सामने यह सूचना देने का अधिकार रखती है कि इसने यह घटना कारित किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1000 रुपये व 500 रुपये के नकली नोट बड़ी संख्या में बाजारों व बैंकों तक में पाए जा रहे हैं। जाली करेंसी नोटों के विरुद्ध कार्यवाही भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत की जाती है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि धारा 489 क से लेकर 489 अंगा तक जो है वह इसके बारे में, यानी कि जाली नोट के संबंधित जो विरुद्ध कार्यवाही जो होती है वो भारतीय दंड संहिता के धारा 489 क से लेकर 489 अंगा तक होती है। धारा 241 जो है वह क्या कहता है दोस्तों? धारा जो 41 ये है कि जानबूझकर यदि आप नकली सिक्के को असली मानकर दूसरों को देते हैं, यानी कि आपको पता है कि यह नकली है लेकिन फिर भी आप छल करते हैं किसी व्यक्ति के साथ और उसे वह जो सिक्का है वह देने का कार्य करते हैं, तो धारा 241 का आप उल्लंघन करते हैं। धारा 246 भी इसी के संदर्भ में, यानी कि सिक्कों के संदर्भ में ही है। और धारा 246 जो है उसमें यह है कि धोखे से किसी सिक्के का वजन कम करने या फिर उसकी संरचना में परिवर्तित करने का जो यदि आप काम करते हैं, यानी कि आप जानबूझकर किसी सिक्के का वजन कम कर रहे हैं या फिर उसकी संरचना में परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं, तो 246 के तहत आपको दंड दिया जाएगा। और धारा 237 जो है ये होता है कि नकली सिक्के का जानते हुए भी आयात निर्यात करना, यानी कि आपको पता है कि ये नकली सिक्के हैं और फिर भी आप उसे बाहर से मंगा रहे हैं या फिर इस देश से किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं, तो इसके तहत यानी कि 237 के तहत कार्यवाही होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 24 जनवरी। 24 जनवरी 1950 को जो संयुक्त प्रांत था, यानी कि उत्तर प्रदेश को इससे पहले यानी कि 24 जनवरी से पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, और 1950 में 24 जनवरी के दिन इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस जो है वह 24 जनवरी को मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुलिस अफसर जनता के प्रति कैसा हो? बताइए दोस्तों क्या होगा जवाब आपका। जी हाँ दोस्तों,
इसका जो जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त तो सभी, यानी कि देखा जाए कैसे कैसे होता है तो जनता पुलिस को अपना हितैषी समझती हो, यानी कि पुलिस अफसर ऐसा होना चाहिए ताकि जनता को विश्वास हो और जनता जो है पुलिस को अपना हितैषी समझे, यानी कि वह इसका हित करेगी और जनता को उस पर विश्वास हो, यानी कि जनता को पुलिस अफसर पर विश्वास होना चाहिए और जनता के मिलने के लिए वह हमेशा तैयार रहे। यह सभी के सभी जो होता है वह कैसा होना चाहिए अफसर जनता के प्रति, उसका व्यवहार, यह सभी के सभी, यानी कि इसमें सभी के सभी सही हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जो जवाब हो जाएगा ए, यानी कि विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति ने भारत में जीएसटी लागू करने का जो ये समिति जो थी उसने जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था भारत सरकार को दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा सी, यानी कि जिनेवा। जिनेवा में जो है दोस्तों वो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा कोलकाता, यानी कि केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्था जो है वह कोलकाता में स्थित है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हम वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि समझ में आया और अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो आपको जानकारी उसकी हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।